सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं। सुशांत का परिवार मौत का जिम्मेदार रिया को मान रहा है। रिया पर एफआईआर दर्ज भी की जा चुकी है, जिसकी सफाई रिया ने सुप्रीम कोर्ट में दी है और अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। रिया ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया है। कहा है कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे। परिवार कह रहा है कि सुशांत की मौत के पीछे रिया ही जिम्मेदार है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुशांत की मौत पर बॉलीवुड के गैंग से शुरू हुई जांच अब गर्लफ्रेंड तक पहुंच गई है। जिस रिया चक्रवर्ती से सुशांत शादी करने का प्लान बना रहे थे, आज सुशांत के परिवार को सुशांत की मौत की वजह वही रिया नजर आ रही है। पिता की एफआईआर को लेकर रिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, जो मामला पटना से मुंबई शिफ्ट करने की मांग कर रही है। मेरे ऊपर लगाए गए आरोप झूठे। सुशांत डिप्रेशन में था। सुशांत मेरे साथ लिव इन में था। सुशांत की मौत के बाद मुझे हत्या रेप की धमकी मिली। धमकी की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। मैंने खुद ट्वीट करके गृह मंत्री से सीबीआई जांच कराने की मांग की। बिहार में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। सुशांत के पिता ने रिया पर अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकालने की बात कही थी, जिस पर सुशांत के सीए संदीप श्रीधर का बयान आया है, जिन्होंने आज तक से बातचीत में किसी भी बड़ी रकम के निकालने की बात से इनकार किया है। मैं 1 साल से हैंडल कर रहा हूँ। 1 साल के बैंक स्टेटमेंट्स हमने पुलिस के साथ शेयर किए हैं और उसमें कोई लास्ट ईयर में कोई मेजर ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है। जो भी है वो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं एज अ कॉमन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। अदरवाइज टू द क्वांटम दैट इज बीइंग अलेज्ड एज द पुलिस वाज चेकिंग विद अस टुडे, ऐसा कोई मेजर ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये सारा पैसा गया कहाँ सर? कहाँ एक्सपेंडिचर में दिखाई दे रहा है? वेल वो पुलिस और ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, बट इफ आई हैव टू टेल यू हिज नेटवर्थ इज स्टिल द सेम। व्हाटएवर मनी वाज देयर पिछले साल के स्टार्ट पे, वो एंड तक भी वही पैसा उसका है। जितना खर्चा हुआ है बस उतना खर्चा हुआ। पर 15 करोड़ रुपए सर अकाउंट से चले गए, तो 15 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर में गए? नहीं, 15 करोड़ अकाउंट में है ही नहीं उतनी ट्रांजैक्शन जितना आप पूछ रहे हैं। 15 करोड़ थे ही नहीं उनके अकाउंट में। पैसे होंगे, नेटवर्थ होंगे, बट बैंक बैलेंस होना चाहिए ना, जो आप कह रहे हैं उसके लिए उतना कुछ है ही नहीं। वो पुलिस के पास सारी स्टेटमेंट्स हैं। पैसे की धोखाधड़ी के आरोपों के बीच अब केस में ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी ने पटना पुलिस से सुशांत के एफआईआर की डिटेल मांगी है। सुशांत के पिता की एफआईआर में सुशांत के अकाउंट से करीब 15 करोड़ रुपए निकालने की बात कही गई थी, जिसका आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाया गया है। ईडी ने मामले में पैसे के लेन देन को लेकर भी सारी जानकारी मांगी है। उधर बिहार पुलिस भी मुंबई में सुशांत के अकाउंट खंगाल रही है। आज बांद्रा के एक बैंक में पुलिस जांच के लिए पहुंची। वहीं कल भी सुशांत के एक अकाउंट की जानकारी ली गई थी। सुशांत सिंह के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया है कि बिना उनका पक्ष सुने कोर्ट कोई आदेश जारी न करे। वहीं सुशांत के पिता के वकील के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे कि पटना हाई कोर्ट पूरे मामले की जांच करे। बिहार पुलिस ने मुंबई में सुशांत की बहन मीतू सिंह से पूछताछ की, जहां मीतू ने भी रिया पर गंभीर आरोप लगाए। रिया ने सुशांत को कंट्रोल में कर लिया था। रिया ने तंत्र मंत्र की कहानी से डराकर घर बदलवाया। रिया टोने टोटके और भूत प्रेत पर विश्वास करती थी। रिया की वजह से सुशांत को घर बदलना पड़ा। बहरहाल सुशांत के परिवार के निशाने पर रिया चक्रवर्ती है। और उधर सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार पुलिस की जांच भी तेज हो गई है। सुशांत की गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से कल पुलिस ने पूछताछ की, जिसके बाद अब तक 7 लोगों से सवाल जवाब किए जा चुके हैं। लेकिन जांच के दौरान अब खुद बिहार पुलिस सवालों के घेरे में है, जिस पर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार पुलिस की जांच जारी है। पूछताछ की कड़ी सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे तक पहुंच गई, जिनसे बिहार पुलिस करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक सवाल जवाब किए। वहीं बिहार पुलिस अब अंकिता के अकाउंट की जानकारी भी ले सकती है। जांच के दौरान बिहार पुलिस की सवारी अब सवालों के घेरे में है। दिन में बिहार पुलिस BMW से बैंक में जांच करने पहुंची। वहीं शाम को अंकिता के घर ऑटो से गई और वापसी में जैगवार से निकली, जिसके बाद आरोप लगाया गया है कि बिहार पुलिस प्रोटोकॉल और जांच प्रक्रिया के नियमों का पालन नहीं कर रही है। बिहार पुलिस अगर ऑन ऑफिशियल ड्यूटी आई है तो उनको ऑफिशियल व्हीकल इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो उनके पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं
और इस किसी प्राइवेट, आप जैसे कह रहे कि BMW है, जगुआर है, ऐसी गाड़ियां किसी प्राइवेट पर्सन की रहेगी, उनकी गाड़ियों में अगर वो मुंबई में घूम रहे हैं तो वो अगर फुटेज हमारे पास आता है तो इसकी तहकीकात उसकी हम लोग जरूर करेंगे। बिहार पुलिस मामले में अब तक 7 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। बिहार पुलिस ने मुंबई में सुशांत की बहन मीतू सिंह और उसके दोस्त महेश कृष्णा शेट्टी का बयान दर्ज करा चुकी है। वहीं सुशांत का इलाज कर रहे डॉक्टर से भी पूछताछ की तैयारी है। बिहार पुलिस ने सुशांत के बावर्ची का भी बयान दर्ज किया है। कुक सुशांत की आत्महत्या के वक्त घर पर ही था। इसी बावर्ची ने सुशांत के कमरे को नॉक किया था और दरवाजा न खोलने पर चाबी के लिए कॉल की थी। सुशांत का दरवाजा खुलने के बाद सबसे पहले कुक ने ही सुशांत को फांसी पर लटका देखा था। बिहार और मुंबई पुलिस को लेकर अब खींचतान तेज होती जा रही है। एक और रिया ने बिहार पुलिस पर निष्पक्ष जांच न करने का संदेह जताया है, तो वहीं सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस पर भरोसा न होने की बात कही है। अब इस जंग में सियासत भी तेज हो गई है। सुशांत केस में अब बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने जा रही है, जहां रिया की याचिका का विरोध करेगी, जिसे लेकर कैवियट अर्जी दाखिल करने की तैयारी है। आज तक ब्यूरो। बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। उत्तराखंड के कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश और भूस्खलन के चलते सड़कें बह चुकी हैं। ऐसे में लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। धारचूला इलाके के एक गांव में बारिश भूस्खलन के बाद फंसे कुछ लोगों को आर्मी के जवानों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। इस इलाके में अचानक फ्लैश फ्लड आने के बाद लोग फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाला गया। आर्मी के जवानों ने लोगों को राहत सामग्री और दवाइयां भी मुहैया कराई हैं। एक और तस्वीर उत्तराखंड के धारचूला से ही, जहां पर नदी में अचानक बहाव तेज होने की वजह से कांग्रेस के विधायक हरीश धामी गिर गए। विधायक हरीश धामी नदी में बहने से बाल बाल बचे। किसी तरह कड़ी मशक्कत के बाद उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन पानी में गिरने से विधायक जी के मुंह और नाक में पानी घुस गया। पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें, नदी में बहने से बाल बाल बचे कांग्रेस के विधायक। कार्यकर्ताओं ने बमुश्किल उनकी जान बचाई, पानी से निकाला उनको, लेकिन मुंह और नाक में काफी पानी चला गया। ये देखेंगे आप, हरीश धामी जी पूरे कीचड़ में बहते बहते बचे। ये देखिए, माननीय विधायक जी लकड़ी का सहारा लेकर। तो देश में आसमान से आफत बरस रही है। मैदानों से लेकर पहाड़ों तक मौसम की मार पड़ी है। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। उत्तराखंड से हिमाचल तक पहाड़ दरक रहे और लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। अगले 24 घंटे पहाड़ों के लिए बेहद भारी हैं। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें मसूरी की हैं, जहां पहाड़ सैलाब की तरह बहकर नीचे आ गया। इसकी वजह से टिहरी बस स्टैंड के निकट 2 दुकानें मलबे में दब गई। एक कार को भी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कई मकान भी ध्वस्त हो गए। हमारा कम से कम 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है और सब हमारा परिवार यहीं से रोजगार चलता है। ये तस्वीरें पिथौरागढ़ के पास नाचनी की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद भारी तबाही मची। पानी की तेज धार के साथ पहाड़ का मलबा तेजी से नीचे आया और मुनस्यारी को जाने वाली सड़क का 100 मीटर हिस्सा बर्बाद कर गया। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश ने बीते 1 महीने से भारी तबाही मचाई है। ये तस्वीरें चमोली की हैं, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन हुआ और पहाड़ का हिस्सा नीचे आ गया। ये तस्वीरें बागेश्वर की हैं, जहां एक दिन में रिकॉर्ड 307 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश में कई सड़कें बह गईं और आने जाने की समस्या खड़ी हो गई।
धारचूला में उफनती धारा के कारण कई गांवों का संपर्क टूट गया। फिर सेना को मोर्चा संभालना पड़ा और रस्सी के सहारे कई लोगों को पहाड़ी नदी पार कराई गई। बिहार के करीब 10 जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। खगड़िया में बाढ़ में बहने से 4 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन खगड़िया में खतरे से बेपरवाह कई बच्चे बाढ़ के बीच स्टंट करते नजर आए। तो सावधान रहिए, क्योंकि छोटी सी गलती आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। आज तक ब्यूरो। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन से पहले आज बड़ी हलचल है। राज्य भर के बड़े अफसर भूमि पूजन की तैयारियों और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के लिए आज अयोध्या पहुंचेंगे। सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। सदियों से करोड़ों लोगों को जिस घड़ी का इंतजार था वो बस आने ही वाली है। हिंदुस्तान के इष्ट श्री राम की जन्मभूमि में उनके मंदिर की पहली ईंट लगने की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। 5 अगस्त को होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ 2 अगस्त को एक बार फिर अयोध्या में होंगे, लेकिन उससे पहले आज अयोध्या में बड़ी हलचल है। सुबह 11 बजे प्रमुख सचिव की वरिष्ठ पुलिस अफसरों के साथ बैठक है। बैठक में 5 अगस्त को पीएम के सुरक्षा बंदोबस्त की समीक्षा होगी। दोपहर बाद राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी भी अयोध्या आएंगे। जिले के अधिकारियों और योगी के आला अफसरों के बीच भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा होगी। जी, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वी स्टिल हैव सम टाइम और वी विल बी रेडी इन टाइम। और सबसे बड़ी ये बात है कि इसको हम लोगों ने पूरी गंभीरता से लिया है कि पूरे कार्यक्रम को कोविड फ्री के ढंग से इसको संचालित किया जाएगा, उसमें कोई व्यवधान नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन शुभ मुहूर्त से पहले कोरोना ने अयोध्या में अफसरों की धड़कन बढ़ा दी है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के शिष्य प्रदीप दास संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा 14 पुलिसकर्मी भी संक्रमित हैं। 29/7 में वहाँ पे 100 पीपल के वहाँ पे एंटीजन टेस्ट कराए गए और उसमें जो है 4 पुलिसकर्मी, जिसमें कि 3 जो हैं वो फायर सर्विस के हैं, 1 LIU के कर्मी हैं और 1 सहायक पुजारी हैं। मुख्य पुजारी और 3 और जो सहायक पुजारी हैं वो निगेटिव आए, लेकिन 1 सहायक पुजारी जो है वो पॉजिटिव आए। तो इसमें जो भी इसकी प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक उनको आइसोलेट किया गया। भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए पीएमओ से 200 खास मेहमानों की लिस्ट तय कर दी गई है। ऐसी चर्चा है कि कोरोना प्रोटोकॉल के चलते इन मेहमानों को 50-50 के समूह में कार्यस्थल पर लाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से एक साथ इतने केस आए हैं उसने प्रशासन की नींद जरूर उड़ा दी है। फिलहाल देखना ये होगा कि इससे निपटने के लिए प्रशासन क्या करता है, लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें जरा सी भी चूक हुई तो अयोध्या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये बहुत खतरे की बात हो सकती है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। तो कल से देश में अनलॉक 3 का दौर शुरू हो रहा है। केंद्र की गाइडलाइंस के बाद कुछ राज्यों ने अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने छूट का दायरा बढ़ाया है, वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो फिलहाल रियायत देने के मूड में नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस राज्य में क्या खुलने जा रहा है और क्या कुछ अभी भी बंद रहेगा। देश में 10 लाख लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, लेकिन हर रोज करीब 50,000 नए मामलों से कोरोना भी साबित करने में कसर नहीं छोड़ रहा कि अभी उसे कम आंकना गलती होगी। इस सब के बीच महज 24 घंटे के भीतर देश अनलॉक 3 में दाखिल होने जा रहा है। रोजगार से लेकर इकोनॉमी को रफ्तार देने की फिक्र के बीच केंद्र की गाइडलाइंस के बाद कुछ राज्यों ने अनलॉक 3 के लिए अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है। हम आपको बताते हैं कि किस सूबे ने किन तौर तरीकों, बंदिशों या छूटों के साथ अनलॉक 3 में जाने का ऐलान किया है। सबसे पहले बात बिहार की, जिसने 16 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ाने का अहम फैसला किया है। यहां कोरोना केस 48,000 के पार जा चुके हैं। झारखंड ने 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया है। 24 घंटे में 3700 से ज्यादा नए केस वाले यूपी ने फैसला किया है कि अनलॉक 3 में भी हर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्ववत लागू लॉकडाउन जारी रहेगा। स्कूल कॉलेज तो 31 अगस्त तक बंद ही रहेंगे, लेकिन सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर को 5 अगस्त से खोला जाएगा।
दिल्ली में कोरोना केस कुछ घटे हैं, रिकवरी रेट भी यहाँ सुधर रहा है, लिहाजा यहाँ छूट का दायरा कुछ बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में रात का कर्फ्यू हट जाएगा, होटल हॉस्पिटैलिटी सेवाएं खुल जाएंगी, रेहड़ी पटरी वाले भी बिना समय की पाबंदी काम कर पाएंगे। साप्ताहिक बाजारों को भी ट्रायल के तौर पर 1 हफ्ते खोला जाएगा। पंजाब सरकार भी विचार कर रही है कि अनलॉक 3 में क्या छूट दी जा सकती है। जिम और कोचिंग सेंटर के बारे में सरकार ने तमाम डिप्टी कमिश्नरों की राय मांगी है। तमिलनाडु ने फैसला किया है कि 31 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। चेन्नई में हर रविवार को पूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। मौतों का आंकड़ा भी यहाँ काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ मॉल और बाजारों को 5 अगस्त से सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। साफ है, अनलॉक 3 के बीच भी कुछ राज्यों में अभी सारी छूटों को लेकर कुछ हिचक है, जो जायज लगती है। आज तक ब्यूरो। चलिए बात राजस्थान की कर लेते हैं, जहां पर शय और मात का खेल जारी है। 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र बुलाने की मंजूरी मिल गई है, लेकिन हाईकोर्ट से कांग्रेस में आए 6 विधायकों को नोटिस मिलने के बाद सरकार पर संकट बढ़ सकता है। और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मंत्री और विधायक अभी होटल से कामकाज करेंगे। राजस्थान के सियासी रण में 14 अगस्त का दिन बेहद अहम होगा, जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बार-बार चिट्ठी लिखने और मुलाकात करने के बाद आखिरकार राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा सत्र बुलाने को राजी हो गए हैं। स्पीकर सीपी जोशी ने 14 अगस्त को सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन सरकार बचाने की कवायद में जुटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हुई। बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय पर हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी कर दिया है। कांग्रेस में शामिल 6 विधायकों को भी नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने इस मामले में 11 अगस्त तक जवाब मांगा है। बहुजन समाज पार्टी से आए 6 विधायकों और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 1 विधायक के सहारे बहुमत का आंकड़ा छू रही है किसी तरह से। ऐसे में अगर राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला खिलाफ आता है कांग्रेस के, तो ये समझना होगा कि अशोक गहलोत के लिए बड़े मुश्किल भरे समय की शुरुआत होगी। उधर राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी और मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत के बीच बातचीत के ऑडियो ने पार्टी का संकट उजागर कर दिया है। सीपी जोशी साफ साफ कह रहे हैं कि अगर 30 विधायक कम हुए तो संकट बहुत बढ़ जाएगा। तीस आदमी निकल जाते तो आप कुछ नहीं करते, करते सरकार आदमी बैक तो अपने सामने अपने साथ उन्होंने अपना कॉन्टेक्ट यूज करके करवा लिया, बाकी दूसरे के पास करवा लिया। इस बीच बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की और स्पीकर से पद छोड़ने की मांग कर डाली। स्पीकर सामान्य तौर पर एक निरपेक्ष और जज की भूमिका में होता है और वहाँ फ्लोर पे तो भगवान की भूमिका में है। जब भगवान पर प्रश्न खड़ा हो जाए तो मुझे लगता है कि उनको एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, खुद को उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तमाम उठापटक के बीच कांग्रेस के मंत्री और विधायक फेयरमाउंट होटल में डटे हुए हैं, जहां सुबह 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी से कहा है कि रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का त्योहार भी यहीं होटल पर मनाएं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। प्रियंका गांधी ने लोधी रोड का बंगला खाली कर दिया है। एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के बाद उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने लुटियंस दिल्ली का सरकारी बंगला खाली कर दिया है। उन्होंने 35 लोधी रोड के बंगले की चाबियां सीपीडब्ल्यूडी को सौंप दी हैं। बंगला खाली करने से पहले प्रियंका गांधी ने बिजली पानी समेत अपने सभी बिल भी भर दिए हैं। इस घर में वो पिछले 1997 से रह रही थी। एसपीजी सुरक्षा जब उनको दी गई थी तो उसकी वजह से सरकारी आवास उनको दिया गया था, लेकिन सरकार ने 1 जुलाई को कहा था कि इस घर को खाली कर दें। इस घर को बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को दिया गया है। पिछले साल एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के बाद शहरी विकास विभाग ने 1 जुलाई को बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया था। उन्हें 1 अगस्त तक बंगला खाली करना था, लेकिन प्रियंका गांधी ने उससे पहले ही सरकारी बंगला छोड़ दिया।
प्रियंका गांधी के इस बंगले को बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को अलॉट किया गया है। अनिल बलूनी को बंगला दिए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने उन्हें परिवार के साथ चाय पर भी बुलाया था, लेकिन बलूनी ने अपनी सेहत का हवाला देते हुए मना कर दिया था। लोधी रोड का बंगला खाली करने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी गुरुग्राम या फिर लखनऊ शिफ्ट कर सकती हैं, लेकिन उनके दफ्तर ने इससे मना किया है। आनंद पटेल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। असम के सिपून इलाके में पीने पिलाने के शौकीनों की तो मानो लॉटरी ही लग गई। हुआ यूं कि यहां से गुजर रहा एक शराब की पेटियों से लदा ट्रक पलट गया और इसके बाद देखते ही देखते शराब की ऐसी लूट मची कि जिसको मौका मिला वो एक आध शराब की पेटी लेकर भाग ही गया। आते जाते लोग भी इस लूट में पीछे नहीं रहे। काफी देर तक शराब की ये लूट यूं ही चलती रही। ये